हाय गाइस, मेरा नाम सौम्या है एंड मैं वापस आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। अपने इस चैनल पर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ किताबों के बारे में और आज का वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको 10 बेहतरीन हिंदी किताबें रेकमेंड करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा 17 अक्टूबर 2020 से। सो इस वीडियो में मैं जितनी भी बुक्स आपको रेकमेंड करने वाली हूँ, क्या पता आपको ये बुक्स बहुत अच्छे प्राइसेस एंड डील्स पे मिल जाएं इस सेल में। सो आप दूसरी भी चीज़ें देख सकते हैं। सो मैं अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप उसे चेकआउट ज़रूर करें। मेरी पहली रिकमेंडेशन है सूरज का सातवां घोड़ा, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो सूरज का सातवां घोड़ा भी गुनाहों का देवता की तरह धर्मवीर भारती जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ये एक लघु उपन्यास है और इसका मुख्य पात्र है माणिक मुल्ला नाम का एक व्यक्ति। माणिक अपने जीवन के अनुभवों को कहानियों के रूप में अपने मित्रों को सुनाता है। उसकी कहानियों में 3 नायिकाएं हैं, जमुना, ललिता और सत्ती। ये तीनों नायिकाएं माणिक के जीवन में अलग अलग समय पर आती हैं और इन तीनों की कहानियों के माध्यम से लेखक ने बहुत सारे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। माणिक के ये अनुभव समाज का एक सच्चा चित्र प्रस्तुत करते हैं और ये भी कहा जा सकता है कि ये कहानी समाज का आईना है। इस कहानी में प्रेम है, संघर्ष है, धोखा है, निराशा है, मजबूरी है और बेबसी है। इस सब के बावजूद भी पात्रों के मन में आशा है और हार ना मानने का जज्बा है। इस किताब की भाषा सरल है और ये किताब बहुत जल्दी पढ़ी जाती है। आपका बंटी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। 7 साल का बंटी अपनी माँ शकुन के साथ रहता है और शकुन एक कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। बंटी के पिता अजय उनके साथ नहीं रहते क्योंकि शकुन और अजय में अनबन चल रही है और फिर उनका तलाक हो जाता है। बंटी के कोमल मन पर इन सब घटनाओं का क्या असर होता है और वो उनका कैसे सामना करता है, इस सब का बहुत ही दिल को छू लेने वाला वर्णन है। ह्यूमन इमोशंस का इतना रियल चित्रण है कि आपको लगता है कि आप पात्रों की कहानी पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि उनकी कहानी उनके साथ जी रहे हैं। एक बच्चे के जीवन में उसके माँ बाप के आपसी संबंध क्या अहमियत रखते हैं, इस बात को इस कहानी में बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। कहानी को पढ़कर हमें पता चलता है कि टूटते और बिखरते परिवारों में बच्चे किस मानसिक यातना से गुजरते हैं। ये किताब बहुत इमोशनल करती है, बहुत दुखी भी करती है और पात्र जिस पीड़ा से गुजरते हैं आप वो एज अ रीडर खुद भी फील करते हैं। ओवरऑल ये एक ऐसी किताब है जिसको बिल्कुल भी मिस नहीं किया जाना चाहिए। अगली किताब है अतिथि, जिसकी लेखिका हैं शिवानी जी। अगर आप हिंदी किताबें पढ़ते हैं और अभी तक आपने शिवानी जी की किताबें नहीं उठाई हैं तो ट्रस्ट मी, ये हाई टाइम है। प्लीज़ आप शिवानी जी की किताबें पढ़िए क्योंकि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। मैंने बचपन से शिवानी जी की किताबों के बारे में अपनी मदर से सुना है क्योंकि उन्हें उनकी किताबें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी पढ़ूंगी और मैंने अतिथि से शुरुआत करी है और अब मुझे ये पढ़कर इतनी पसंद आई है कि मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ। ये कहानी 80 के दशक की है, उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश में एक छोटे शहर की है। इस कहानी की मुख्य पात्र का नाम है जया। जया एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हैं और उसके पिता एक शिक्षक हैं। स्वभाव से जया स्वाभिमानी है, आत्मविश्वासी है, गंभीर है और सरल है। जया की शादी अपने पिता के बचपन के मित्र जो कि एक मंत्री है उनके बिगड़ैल बेटे कार्तिक से हो जाती है। शादी के बाद जया कैसे कठिन परिस्थितियों से गुजरती है और फिर भी हार नहीं मानती और अपना आत्मविश्वास नहीं छोड़ती, इस बारे में ये कहानी है और ये सारे एलिमेंट्स इस कहानी को बहुत इंस्पायरिंग बनाते हैं। कार्तिक और जया के अलावा भी इस कहानी में बहुत सारे पात्र हैं और वो बहुत रियल और फ्लॉड पात्र हैं। वो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं कि आपको लगेगा या तो वो आपके पड़ोस में रहते हैं या आप उन्हें जानते हैं। इसके अलावा कहानी ऐसी है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखती है। एक बार आप ये किताब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बस आप पढ़ते ही जाते हैं। हिंदी किताबों की बात हो और मुंशी प्रेमचंद का नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। उनकी सारी किताबें अनमोल है और उनकी तारीफ करना एकदम सूरज को रोशनी दिखाने के जैसा है। मैं बात करने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की निर्मला के बारे में। निर्मला की मुख्य पात्र 16 साल की निर्मला है जिसके पिता की मृत्यु असमय हो जाती है, जिसके कारण निर्मला की शादी टूट जाती है। बाद में उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक 36 साल के विधुर से करा दी जाती है जिसके पहले से ही 3 बच्चे होते हैं। शादी के बाद निर्मला का जीवन पूरी तरह बदल जाता है और वो कैसे इन विषम परिस्थितियों का सामना करती है, निर्मला की कहानी इसी बारे में है। इस कहानी को पढ़कर आप भावुक हो जाते हैं और आपके लिए अपने आंसू रोकना भी मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि ये कहानी 1930 के दशक की है तो एज अ रीडर जब आप ये कहानी पढ़ रहे होते हैं तो
ना चाहते हुए भी तब से अब के वक्त के बीच का कंपैरिजन आप कर ही लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद की दमदार लेखनी आपको झकझोर कर रख देगी, तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। मेरी अगली रिकमेंडेशन है भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा। ये किताब मुझे बेहद पसंद है। इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस कहानी की पृष्ठभूमि है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का पाटलिपुत्र। महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य श्वेतांक उनसे पूछता है कि पाप और पुण्य का अर्थ क्या है। रत्नांबर अपने शिष्यों विशाल देव और श्वेतांक को इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सामंत बीजगुप्त और योगी कुमार गिरी के पास भेजते हैं। पाप और पुण्य की परिभाषा की खोज की ये कहानी है और इसकी एक अहम पात्र है जिसका नाम है चित्रलेखा, जो कि एक अति सुंदर राजनर्तकी है। ये कहानी आपको फूड फॉर थॉट देती है, यानी आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। ये किताब केवल 250 पेजेस की है और भगवती चरण वर्मा की एक बेजोड़ कृति है। अगली किताब है तमस, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। दंगों से कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता। ये हमारे वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। कौन कराता है ये दंगे और कौन होता है इन दंगों के लिए जिम्मेदार, यही विषय है भीष्म साहनी की तमस का। ये कहानी आज़ादी से कुछ समय पहले की है। एक तरफ आज़ादी का संघर्ष चल रहा है और दूसरी तरफ अलग अलग धर्मों के लोगों की आपस में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। इसका कारण उनकी अलग सोच भी है, साथ में कुछ गलतफहमियां और अफवाहें भी हैं और साथ ही साथ कुछ अनजानी शक्तियों का निहित स्वार्थ भी है। इस कहानी के डिस्क्रिप्शंस बहुत सजीव हैं। ये कहानी ऐसे लिखी गई है कि आपको लगता है कि सिचुएशंस आपकी आंखों के सामने आ गई हैं और साथ ही साथ ये कहानी पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये उन कहानियों में से एक है कि जिसे आप एक बार पढ़ते हैं तो इसकी घटनाओं को और पात्रों को आप भूल नहीं पाते। मेरी अगली 2 रिकमेंडेशंस मैं एक साथ देना चाहूँगी क्योंकि ये दोनों किताबें एक ही सीरीज़ की हैं और ये किताबें हैं अर्थला और मल्हार, जिसके लेखक हैं विवेक कुमार। ये दोनों किताबें संग्राम सिंधु गाथा सीरीज़ की पहली और दूसरी किताबें हैं। संग्राम सिंधु गाथा सीरीज़ का जॉनरा है फैंटेसी थ्रिलर और इस सीरीज़ में 4 किताबें हैं, जिसमें से अभी अर्थला और मल्हार ही आई हैं। बाकी 2 किताबें अभी आनी बाकी हैं। संग्राम सिंधु गाथा सीरीज़ एक पूरे युग की कहानी है जिसमें असुर, दानव, दैत्य आदि जातियाँ हैं। इसमें देवास्त्र हैं और ब्रह्मास्त्र भी हैं। ये दोनों किताबें बहुत ही फास्ट पेस्ड हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है और ग्रिपिंग भी हैं। ये किताबें ऐसी हैं कि एक बार जब आप अर्थला को पढ़ेंगे तो आपका मल्हार को पढ़ने का मन खुद ही करेगा और फिर तीसरी किताब का भी आप इंतज़ार करेंगे, जो कि अभी आई नहीं है। इन दोनों किताबों के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने दोनों का ही रिव्यू अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मेरी अगली रिकमेंडेशन है रश्मि रथी, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपको पोइट्री पसंद है, महाभारत पसंद है, महाभारत में कर्ण का कैरेक्टर पसंद है और रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी पसंद है तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इन चारों में से अगर कुछ भी नहीं है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हिंदी पढ़ने और समझने वाले लोगों में से हैं और आपने रश्मि रथी नहीं पढ़ी तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और ये मेरी गारंटी है। इस किताब को 1952 में लिखा गया था और इस किताब को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये किताब कर्ण के जीवन पर केंद्रित है। रश्मि रथी हिंदी साहित्य के महानतम काव्यों में से एक है। आप इसे एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका इसे पढ़ते रहने का ही मन करता है। वीर रस से भरी रश्मि रथी एक ऐसी किताब है कि जिसे आप बार बार पढ़ना चाहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो के लिए मेरी आखिरी रिकमेंडेशन है बनारस टॉकीज़, जिसके लेखक हैं सत्यव्यास। बनारस टॉकीज़ 3 दोस्तों की कहानी है, सूरज, अनुराग और जयवर्धन, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और भगवान दास हॉस्टल में रहते हैं। ये एक हल्की फुल्की मनोरंजन से भरी किताब है जिसमें बहुत ज़्यादा रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी है, जो कि एक क्विक रीड है क्योंकि इसमें 200 से कम पेजेस हैं। इस किताब में रेगुलर हॉस्टल लाइफ, फ्रेंडशिप, एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल्स, प्रेजेंटेशंस के अलावा सस्पेंस और थ्रिल फैक्टर भी है। ये मेरी पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी है, सत्यव्यास की लिखी गई, और पढ़ी नहीं एक्चुअली, ऑडियो बुक पर सुनी है, पर ये पहली किताब है, आखिरी नहीं। मैं उनके और टाइटल्स भी एक्सप्लोर करना चाहूँगी इसके बाद। ये किताब झटपट ख़त्म हो जाती है मगर आपके मूड को अपलिफ्ट किए बिना नहीं। इस किताब में मैसेज भी है, लेकिन इस किताब में सबसे ज़्यादा हाई है इसका एंटरटेनमेंट कोशेंट। खास तौर पर कैरेक्टर्स का अपने लोकल डायलेक्ट में बात करना, जिसको शायद बनारसी वे ऑफ टॉकिंग भी कहा जा सकता है, वो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था। ये मेरी 10 हिंदी किताबों की रिकमेंडेशंस थी आप लोगों के लिए, और अगर आप हिंदी किताबें पढ़ना चाहते हैं
तो ये किताबें आपका पढ़ना ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ ये किताबें ज़रूर पढ़ें और मुझे बताएं आपको कैसी लगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन माय सोशल मीडिया, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।